हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर। आज आपका मॉक टेस्ट है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी के लिए। कॉपी और पेन के साथ बैठ जाइए, ध्यान से एकदम रेडी रहिए, ठीक है। और ये आपको पूरी टाइम टेबल दी गई है, देख लीजिए। आखिरी 20 दिन चल रहे हैं एग्ज़ाम से पहले, सारे मॉक टेस्ट होते हैं, एकदम रेडी रहिए। और ज़रूर से ज़रूर हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ 9 बजे सुबह और 7 बजे शाम को भी क्लास वहाँ आपका टेस्ट होता है। तो वहाँ भी हमारी 3000 4000 की फैमिली हो चुकी है, तो उधर भी आप आइए, ज्वाइन करिए, ठीक है। ये आपको टाइमिंग्स दिख रही होंगी। हिंदी की क्लास आपकी दोपहर 12 बजे होती है। अभी 25 क्वेश्चन के लिए एकदम रेडी रहिएगा। चलिए चालू करते हैं क्वेश्चंस। पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न कहता है मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है बताना है, कौन सी है नहीं, कौन सी नहीं है बताना है। तो ऑप्शन क्या क्या है, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, प्रिय प्रवास। इसमें से उत्तर क्या होगा, सोच समझ कर बताएं। आपको दे रहा हूं 10 सेकेंड। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है, नहीं है, कौन सी है नहीं, कौन सी नहीं है बताना है। तो बहुत ध्यान से बताइए, आपने पढ़ी होंगी कुछ ना कुछ। तो क्या रंग में भंग है, तो जी हाँ उनकी है। भारत भारती है, तो जी हाँ उनकी है। साकेत है, तो जी हाँ उनकी है। कौन सी नहीं है, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। देखिए इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, इसमें आधे बच्चे क्यों फंसते हैं, या आधे से ज़्यादा बच्चे क्यों फंसते हैं, क्योंकि उनको क्या दिख रहा है, सिर्फ इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है, बस देख लिया जल्दी जल्दी में और नहीं मिस कर गए। नहीं मिस कर गए तो अगर उनको पता होगा थोड़ा बहुत ज्ञान, तो रंग में भंग लगा देंगे तुरंत, और रंग में भंग लगाएंगे तो उनका ही नंबर में भंग हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि आधी नॉलेज मत रखिए, पूरा पढ़िए ध्यान से। सेलेक्टिव आप रीडिंग मत करिए, पूरा पढ़िए, एकदम पूरा ध्यान से देखिए, इसलिए आंखें खोल कर ही पेपर दें। तो इसका उत्तर क्या होगा, प्रिय प्रवास। दी गई रचनाओं में प्रिय प्रवास रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। इसके लेखक कौन है, फिर ये भी बता सकते हैं क्या आप, तो अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध हैं, ठीक है। शेष रचनाएं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं, ठीक है। तो प्रिय प्रवास किसके द्वारा रचित है, आपका अयोध्या प्रसाद सिंह। इसको लिख लीजिए कॉपी में, इनका नाम क्या है, हरिऔध भी बोलते हैं इनको। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, अग्र का विलोम शब्द है। अग्र का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन क्या है, पूर्व, नीचे, पश्च, आगे। सोच के बताइए। अग्र का विलोम, विलोम मतलब उल्टा, कौन सा शब्द है, पूर्व है क्या, नीचे है क्या, पश्च है क्या, आगे है क्या, सोच कर बताएं। जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। समय की देखिए, मैं जल्दी इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कोई समय की वो नहीं है, जल्दी इसलिए क्योंकि पेपर में आपके लिए सबसे सरल सब्जेक्ट हो सकता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग हो सकता है। तो इस पर बहुत फोकस रखिए। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको मिल गए तो आपका एक ओवरऑल बहुत अच्छा बन जाएगा रैंकिंग में, ठीक है। यहाँ एक एक नंबर का महत्वपूर्ण होता है, एक नंबर से 100-200 रैंक का गेम बच जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि एकदम ध्यान से देखें, ध्यान से, ठीक है। प्रश्न को गलती मत करें, गलती बहुत महंगी पड़ सकती है ना। अगर नहीं आता तो छोड़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बताइए अग्र का विलोम शब्द क्या है। तो अग्र मतलब क्या होता है, आपका आगे, ठीक है। और पश्च मतलब क्या होता है, पीछे। तो जबकि अन्य शब्दों का विलोम है, जैसे पूर्व का क्या होगा, पूर्व किसका होता है, पश्चिम का होता है। आगे का क्या होता है, पीछे होता है। नीचे का क्या होता है, ऊपर होता है। तो अग्र का विलोम क्या है, पश्च, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, सोच के बताइए। उत्तर क्या कहता है, ये तो मैं पढ़ता हूँ। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, मेरी जेब में 10 रुपये हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है, काल, ठीक है। काल मतलब टेंस बताना है। काल बताइए, काल। तो हैं, रुपए हैं, तो क्या संदिग्ध वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, संदेह वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है। सोच कर बताएं। देखिए है लगा है तो इससे तो क्लियर हो गया कि क्या है, ये आपका वर्तमान है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, संदिग्ध है, पूर्ण है, संदेह है, अपूर्ण है। तो मेरी जेब में 10 रुपये हैं, इसका मुझे कोई संदिग्ध है क्या, नहीं। इसमें कोई अपूर्ण है क्या, नहीं। क्या संदेह है क्या, नहीं। तो ये क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है। तो मेरी जेब में 10 रुपये हैं, इस वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल प्रयुक्त है। चलिए बहुत बढ़िया, कॉपी में लिखते रहिए कौन सा सही है कौन सा गलत। अगर गलत हो रहा है तो जल्दी उसको सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने अब कौन से, चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कहता है, वे तुम सम तुम उन स्वामी, फिर से पढ़ दे रहा हूं, वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा है, अलंकार बताना है। अलंकार देखिए, अलंकार के प्रश्न आ ही रहे हैं, काल के प्रश्न आ ही रहे हैं, विलोमार्थी शब्द आ ही रहे हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, सही उत्तर बताना है। वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा रूप है, संदेह है, भ्रांतिमान है, रूपक है, उपमा है। सोचकर बताएं। वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा है, बताइए। संदेह, भ्रांतिमान, रूपक, उपमा। सोच कर बताएं। तो कौन सा अलंकार है, क्या इसमें संदेह अलंकार है क्या,
तो बिल्कुल नहीं। क्या भ्रांतिमान है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या रूपक है क्या? नहीं। तो क्या होगा? उपमा अलंकार। यहाँ समता जो है या तुलना का भाव है, किसका भाव है? तुलना या समता का भाव है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। चलिए, जो प्रश्न गलत होता है उनको ज़रूर कॉपी में लिख लें, कॉपी बहुत ज़रूरी है। कमेंट करते रहिए लेकिन कॉपी भी रखिए, ठीक है। और जो रिकॉर्डेड भी देखते हैं उनसे भी कह रहा हूँ, आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का नाम जैसे मैंने देखा, आपने विनय राजपूत नाम से एक हैं रितु नाम से, और एक अमन गुप्ता नाम से हैं, और भी बहुत लोग हैं, कंचन, ऐसे लक्ष्मी, अलग अलग नाम से हैं। तो मैं सबका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन इतने लोगों में देखता हूँ कमेंट आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप कॉपी भी साथ में रखिए, ठीक है, और बातचीत कम करिए। बढ़िया है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका अच्छा सब रिजल्ट रहेगा। चलिए अब आते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? घटाऊं, घटाएं, घटाए, घटाइया, ठीक है। घटाइया। तो क्या पूछा गया है? घटा शब्द का बहुवचन बताना है। घटा शब्द का बहुवचन बताना है। कौन सा है? घटाऊं, घटाएं, घटाए, घटाइया। सोच कर बताए, घटा शब्द का बहुवचन क्या होगा? सोच के बताएं। क्या घटाओ होगा? तो नहीं। क्या घटाइया होगा? तो नहीं। क्या घटाए ए होगा? नहीं। क्या घटाए ए होगा? हाँ, एकदम ठीक है। तो घटा शब्द का बहुवचन क्या है? घटाएं, ठीक है। तो ये घटा शब्द का बहुवचन रूप घटाएं है, जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ए प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। तो ए जोड़ देते हैं तो आपका अकारांत स्त्रीलिंग शब्द से आपका क्या बन जाता है? एक बहुवचन बन जाता है। घटा का क्या है? बहुवचन घटाएं। चलिए बातें अपने सिक्स्थ प्रश्न क्या कहता है? छठा प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, किस अलंकार का प्रयोग है? देखिए, अलंकार पे प्रश्न आया है, बहुत ध्यान से पढ़िए। कौन सा अलंकार है? क्या पढ़ दे रहा हूं, फिर से पढ़ दे रहा हूं। क्या है? जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? बताइए। क्या अनुप्रास का है? क्या उपमेय का है? क्या श्लेष का है? कि यमक का है? सोच कर बताएं। जहां गांठ तहां रस नहीं, सब जानत सब कोई, बताइए कौन सा अलंकार का प्रयोग है? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी, एकदम सोच समझ के। क्या अनुप्रास है? क्या कौन सा है? बताइए। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या यमक है? नो। क्या उपमा? जी बिल्कुल नहीं। अनुप्रास? नहीं। तो बचा क्या? श्लेष अलंकार है। जहां गांठ तहां रस नहीं, या जानत सब कोई, पंक्ति में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहां यहां एक से अधिक अर्थों का संश्लेषण हुआ है। जैसे गांठ, गन्ने में पड़ी गांठ भी होती है, ईर्ष्या या कुंठा भी होती है। इसी प्रकार रस, पीने वाला रस हो गया जो आपको गन्ने की पड़ी गांठ में मिला है। और प्रेम अर्थात जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, अथवा जहां ईर्ष्या, द्वेष या कुंठा रूपी गांठ होती है वहां प्रेम नहीं होता। तो यहाँ कैसा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ एक से अधिक अर्थों का संश्लेषण हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर। क्लियर दिख रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब कौन सा हमारा प्रश्न है? हमारा 7वां प्रश्न है। क्या है? प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्ष डैश में आयोजित किया गया, ठीक है। तो डैश में आयोजित किया, इसका अर्थ क्या है? पहले तो वर्ष बताया गया है, फिर जगह बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपके पास है, आपके पास 1975 नागपुर, 1955 1955 दिल्ली, 1910 वाराणसी, 1945 उदयपुर। बताइए कौन सा होगा? क्या नागपुर में, वाराणसी में, उदयपुर में, दिल्ली में? तो पहले इससे देखें, जो भी आपको याद हो उससे सोच के बताइए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको हिंट देता हूँ, हिंट अगर थोड़ा बहुत आपको ज्योग्राफी आती है तो। जो जगह है वो महाराष्ट्र में है। चलिए अब बताइए, तो महाराष्ट्र में कौन सी जगह है? उत्तर क्या होगा? क्या दिल्ली में है? दिल्ली महाराष्ट्र में नहीं है, उदयपुर भी नहीं है, वाराणसी भी नहीं, तो बचा क्या? नागपुर। नागपुर को और क्या बोलते हैं? संतरों के लिए भी तो फेमस है ना, तो यही तरीके नागपुर का बोला जाता है संतरा। तो प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्ष 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं अपने 8वें प्रश्न पर, ध्यान से पढ़िए, सोच समझकर उत्तर दीजिए। लक्ष्मण एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? सोच कर बताइए। लोकेश, सुमित्रा पुत्र, नरेंद्र, लंकेश। सोच कर बताएं। तो उत्तर सरल है, अगर आपने रामायण देखी है तो सरल होगा आपके लिए। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है लोकेश है। क्या? सोच कर बताएं। तो लोकेश नहीं है। क्या नरेंद्र है? क्या? तो नहीं है। अब बताइए, दो ऑप्शन है, क्या लंकेश और सुमित्रा पुत्र में है? क्या? तो क्या लंकेश है? क्या? नहीं। तो बचा क्या? सुमित्रा पुत्र। सुमित्रा इनकी माता का नाम था, इसलिए इनका नाम सुमित्रा पुत्र भी बोला जाता है।
चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ तक सही जवाब दिए होंगे। जो सही नहीं हैं, बार बार बता चुका हूँ, उन्हें नोट करिए। अभी नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो उनको बाद में जब रिकॉर्डेड एक बार वापस देखेंगे तब देख लीजिएगा। और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनसे भी यही कह देता हूँ कि गलत को ज़रूर नोट करें, जो सही है उनको एनालाइज करें कि आपने ही अपने मन से सही देखा था, कि कमेंट देखकर दूसरों के कर दिया था, कि कितना आपने अपना इंटेलिजेंस का प्रयोग किया था, कितनी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए आपने उत्तर दिया है। ध्यान रखिए, ईमानदारी बहुत आवश्यक है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, स्कूल में होता था या आपका कॉलेज के एग्ज़ाम में भी ईमानदारी ताक पे रखते थे आप, लेकिन कॉम्पिटेटिव में आप खुद के लिए ही हैं। ठीक है, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब आते हैं अपने 9वें प्रश्न में। क्या है? धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है? सोचकर बताएं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति में कौन सा क्रिया विशेषण है? बताइए। क्या स्थानवाचक है? तो बिल्कुल नहीं। और कौन सा? क्या परिमाणवाचक है? तो बिल्कुल नहीं। तो कालवाचक और रीतिवाचक में कौन सा है? सोचकर बताएं। तो क्या कालवाचक है? तो काल तो पता नहीं चल रहा, तो कौन सा है? रीतिवाचक है। ठीक है, तो धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का रीतिवाचक भेद प्रयुक्त हुआ है। कौन सा है? रीतिवाचक भेद है। चलिए, आराम से एक प्रश्न करिए, पढ़िए ध्यान से, लेकिन अपने दिमाग को तेज़ बनाने की कोशिश करिए कि जितना आप पढ़ रहे हैं उसको जल्दी से प्रोसेस करें। होता है ना, प्रोसेसर ये वाला आ गया, आई आ गया, i9 आ गया, तो इसी तरह अपना प्रोसेस को अपडेट करिए। रात में सोते वक्त अपडेट पर लगा के छोड़ दिया करिए अपने दिमाग को, तो अपडेट होगा तो जल्दी जल्दी पढ़ पाएंगे, जल्दी जल्दी समझ पाएंगे, जल्दी जल्दी उत्तर देंगे और सही उत्तर देंगे। क्या प्रश्न है? 10वां, महान का विपरीत अर्थ क्या होगा? विलोमार्थी क्या होगा? विपरीतार्थ या विलोमार्थी क्या होगा? सोचकर बताएं। बताइए बताइए बताइए। तुच्छ होगा, तुच्छ, सज्जन, वीर, धीर, क्या होगा? महान का विपरीतार्थी क्या होगा? तुच्छ है क्या? सज्जन है क्या? वीर है क्या? धीर है क्या? सोच के बताएं और जल्दी बताएं। ठीक है, ये तो प्रश्न आसान है। तो क्या धीर होगा? नहीं। क्या वीर होगा? नहीं। क्या सज्जन होगा? नहीं। तो क्या होगा? तुच्छ। तो महान का विपरीतार्थी तुच्छ है, जबकि अन्य शब्दों का विलोम क्रमशः, जैसे अन्य विलोम का भी देख लें, ये भी देखिए, मैंने बताया था कि अच्छा स्टूडेंट और एक नॉर्मल स्टूडेंट में क्या अंतर है। आप नॉर्मल हो सकते हैं, आपने लगाया उत्तर, आप बढ़ गए आगे। अच्छा क्या है कि हर प्रश्न का देखिए, हर ऑप्शन का देखिए, इसका क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, शब्द तो ये भी है ना। तो सज्जन का उल्टा क्या होगा? विलोमार्थी क्या होगा? दुर्जन। वीर का क्या होगा? कायर। और धीर का क्या होगा? अधीर। चलिए, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आते हैं अपने 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न क्या कहता है? कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि किस शब्द का एक वचन है? मतलब क्या कि इसका बहुवचन क्या पूछा गया है? देखिए कितना घुमा के प्रश्न पूछा गया है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? किस शब्द का एक वचन है, मतलब हमें अभी क्या ढूंढना है? बहुवचन देखना है। बहुवचन ढूंढिए। तो कवि लोग, कवि वृंद, कवि समूह, कवि दल। देख ली कितना खतरनाक प्रश्न है। खतरनाक इसलिए मैं कह रहा हूँ, भाषा साफ है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, तो आप एक वचन ढूंढने लग जाएंगे अपने दिमाग में, लेकिन बोल क्या रहा है कि कवि ही एक वचन है। तो ये किसका एक वचन है? एक वचन किसका होगा? बहुवचन का ही तो एक वचन होगा। तो बहुवचन कौन सा है? कवि लोग है, कवि वृंद है, कवि समूह है, कवि दल है। सोच के बताएं। तो क्या कवि दल है? तो नहीं। क्या कवि लोग है? तो नहीं। तो अब बचा क्या? कवि समूह और कवि वृंद। तो कौन सा होगा बताइए? बी या सी? बी या सी? सी या बी? सी या बी? तो सी नहीं है। क्या है? कवि वृंद है, कवि वृंद। तो समझ के उत्तर दीजिए। अब 12वें प्रश्न पे आते हैं, जल्दी बताइए। निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं पे बहुत फोकस करें। सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो क्या? जलाशय, सर, सतदल, तड़ाग। क्या होगा? उत्तर बताइए। जलाशय सरोवर का होता है क्या? होता है क्या? तो जी हाँ, सरोवर का तो पर्यायवाची होता है, तो ये वाला उत्तर नहीं होगा। हमें कौन सा ढूंढना है? हमें ढूंढना है सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। फिर ठीक, तो क्या सर होता है क्या? तो जी हाँ, सरोवर का सर भी बोल देते हैं। क्या तड़ाग होता है क्या? कि हाँ, वो भी होता है। तो ये सारे पर्यायवाची होते, तो कौन सा नहीं होता? शतदल पर्यायवाची नहीं होता। और इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन नहीं है? शतदल नहीं है। दिए गए विकल्पों में से शतदल कमल का होता है पर्यायवाची, सरोवर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि शेष शब्द सरोवर के पर्यायवाची हैं। तो शतदल किसका है? कमल का है। चलिए बातें अपने 13वें प्रश्न पर। वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अशुद्धि, अशुद्धि बतानी है। ठीक है, तो अशुद्धि बताइए किसमें? वह महिला बहुत विद्वान है। बताइए, वह महिला बहुत विद्वान है, इसमें क्या त्रुटि है? संज्ञा की त्रुटि है, कि कारक की है, कि लिंग की है, कि वचन की है? सोच कर बताएं। बहुत ध्यान से पढ़ें। अशुद्धि वाले तो बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बहुत ही छोटा अंतर होता है। तो
क्या इसमें शुद्धि है, बताइए। तो अगर आपने बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है। क्या संज्ञा की है? नहीं। क्या कारक की है? नहीं। क्या वचन और लिंग में की है? तो वचन भी सही है। किसकी है? लिंग की है। तो वह महिला बहुत ही विद्वान नहीं, विदुषी है। ठीक है, विदुषी। विद्वान महिला के नहीं, विद्वान पुरुष के लिए होता है। अगर मैं होता कि वह पुरुष बहुत विद्वान है तब सही होता। महिला के लिए क्या होता है? वह महिला बहुत ही विदुषी है, विदुषी। चलिए, अगर उत्तर सही लगाया तो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं अपने 14वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो अलका सरावगी एक उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो बताइए कि उनकी किस कृति पर उनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन क्या है? एक लड़की, कितना बड़ा झूठ, कली कथा, वाया बाईपास, यारों के यार। तो सोच कर बताएं उत्तर। उत्तर एकदम सोच कर बताइए। जो देखिए, अगर ये कठिन प्रश्न है, नहीं आता है तो तुरंत इसको क्या करें? नोट करें। ठीक है, तो अलका सरावगी किस रचना का हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला है? बताइए। तो उनको क्या एक लड़की पे मिला है? नहीं। कितना बड़ा झूठ है, इस पे नहीं मिला। तो यारों के यार पे नहीं। तो किस पे मिला है? कली कथा वाया बाईपास। तो अलका सरावगी को कली कथा वाया बाईपास नामक उपन्यास पर वर्ष 2001 में हिंदी साहित्य पुरस्कार अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको भी मिलेगा अगर आप अच्छी से मेहनत करेंगे तो। चलिए, अब आते हैं क्या अपने कौन से प्रश्न पर? अपने कौन सा प्रश्न है? 15वें प्रश्न पर। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत घमंड होना, सबसे अलग रहने वाला, महाना बनाने वाला, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। सोच कर बताएं। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, बहुत घमंड होना। सोच के बताइए। लकीर का फकीर का क्या है? बहुत सरल है, ये तो आपको उत्तर आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में दिख रहा है? जी हाँ, एकदम उत्तर आ चुका है। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या बहुत घमंड होना? तो नहीं। क्या सबसे अलग रहने वाला? नहीं। बहाने बनाने वाला? नहीं। पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, जो पुरानी चल रही है, पुरानी बातें चल रही उन्हीं पे चलने वाला। लकीर का फकीर होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ पुरानी परिपाटी पर चलने वाला है, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला है। चलिए, अब आ जाते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? अपने 16वें प्रश्न पर। विप्र का समानार्थी बताना है। समानार्थी मतलब क्या भाई? पर्यायवाची बताना है। समान जिसका अर्थ क्या हो? समान हो। विप्र शब्द का समानार्थी क्या होगा? सहचर होगा क्या? विधाता होगा क्या? ब्राह्मण होगा क्या? याचक होगा क्या? सोच कर बताएं। बताइए, विप्र का समानार्थी शब्द क्या है? सोच कर बताइए। विप्र का समानार्थी क्या सहचर है, कि विधाता है, कि ब्राह्मण है, कि याचक है? तो विप्र का समानार्थी क्या है आपका? विधाता है क्या? नहीं। सहचर है क्या? नहीं। याचक है क्या? नहीं। तो क्या उत्तर है? ब्राह्मण। ब्राह्मण है। विप्र का समानार्थी ब्राह्मण है। चलिए, उत्तर मेरे हिसाब से सही दिया है। नहीं दिया है तो सही से लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि ये वाला प्रश्न मेरे से गलत हुआ। अब आ जाते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? 17वें प्रश्न पर। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का जो मानक रूप है, जो प्रमुख रूप है, वो किस भाषा से विकसित हुआ है? अवधी, ब्रिज, खड़ी बोली, मालवी। सोच कर बताएं। बताइए, मानक रूप किस खड़ी बोली कौन सी बोली से विकसित हुआ है? सोच कर बताइए। किस भाषा से या किस उससे हमारा विकसित हुआ है? तो अवधी से हुआ है? नहीं। क्या ब्रिज से हुआ है? नहीं। मालवी से हुआ है? नहीं। तो हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। ठीक है, से विकसित हुआ है। तो उत्तर क्या होगा इसका? आपका सी उत्तर होगा। सोच के बताएं, एकदम सोच समझ कर ही उत्तर बताइएगा। अब आते हैं अपने 18वें प्रश्न पर। प्रश्न ध्यान से सुनिए और समझिए। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किस परिचायक शब्द का है? ठीक है, सुहावने के बारे में बात हुई है। तो क्या दर्शाता है सुहावना? क्या क्रिया विशेषण, संज्ञा, विशेषण कि विशेष्य? सोच कर बताएं। सुहावना क्या बताता है? क्रिया विशेषण, संज्ञा, विशेषण, विशेष्य? जल्दी बताएं उत्तर। तो अगर आप क्या लगा रहे हैं? सोच के बताएं। अगर आप लगा रहे हैं क्या संज्ञा तो आप गलत हैं। आप लगा रहे हैं विशेष्य तो भी आप गलत हैं। और अगर आप क्या लगा रहे हैं क्रिया विशेषण तब भी आप गलत हैं। उत्तर क्या होगा? विशेषण। तो मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द विशेषण का पर्याय है। यह मौसम शब्द के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो मौसम का विशेषण क्या है? आपका सुहावना है। तो सुहावना क्या है? किसका परिचायक है? विशेषण का। अब आ जाते हैं अपने, चलिए इसको भी पढ़िए ध्यान से। अगर आपको 11 वर्ष के पिछले प्रश्न पत्र चाहिए और 5 मॉडल पेपर चाहिए बहुत ही कम दाम में, इतना मतलब 2 बिस्किट आप खरीद लें 20-20 के तो इतना ही हो जाएगा, तो सर से बात कर लीजिएगा, आपको पेपर मिल जाएंगे। आराम से उनको लगाइए,
टाइमिंग के साथ। जैसे आपने लगा दिया 2 घंटे की टाइमिंग, आप उसको भी करते रहिए। यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ भी प्रश्न करिए। प्रश्न ही करना है आपको, कुछ कॉन्सेप्ट अब नहीं पढ़ना है। प्रश्न जितने लगाएंगे तो आपका भेजा या ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है, तो मस्तिष्क उसी तरह बिहेव करेगा कि प्रश्न आ रहे हैं तो कैसे करना है, ठीक है, कि प्रश्न को कैसे आपको सॉल्व करना है। उसी तरह वो मैकेनिज्म जैसे बोला जाता है कि वो उसी तरह की चीज़ें अप्लाई करेगा कि भैया हाँ इस तरह का प्रश्न आया तो अब इस तरह पढ़ो, इस तरह करो। तो इसीलिए प्रीवियस पेपर जरूर लगाइए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने कौन से 19वें प्रश्न पर। क्या है 19वां प्रश्न? पा, फा, भा, बा, भा, मा डैश व्यंजन होते हैं। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, पा, फा, बा, भा, माँ। आप भी पढ़िए साथ में। कैसे हैं? क्या दंत हैं क्या, कि ओष्ठ हैं क्या, कि तालव्य हैं क्या, कि कंठ हैं क्या। इतना सरल प्रश्न है कि आप कभी अगर पेपर नहीं भी पढ़े हैं इस चीज़ को, लेकिन अब दंत क्या है? दांत से। ओष्ठ क्या है? ऊँट से। ताल्य क्या है? ताल आपके जो तल होता है। कंठ क्या है? आपके गले से। तो कौन सा है? पा जब बोलते हैं तो क्या आ रहा है आपका? अब ये इससे आसान प्रश्न नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्या दंत से है? बिल्कुल नहीं। क्या ताल्य से है? बिल्कुल नहीं। क्या कंठ से है? तो बिल्कुल नहीं। अब अपने होंठ को पकड़ लीजिए और पा बोल के दिखा दीजिए मुझे, तो बस मैं मान जाऊंगा। तो बोल पाएंगे आप? अपने दोनों होंठ पकड़िए और बोलिए ज़रा, पा बोलिए ज़रा, मैं बोल के दिखाता हूँ। वाह, तो एक लिए आवाज़ ही नहीं आ रही। तो ये हो जाता है जब आप अपने ओठ को पकड़ के बोलते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि ओष्ठ हैं सारे। क्या हैं? सारे ओष्ठ। पा, फा, बा, भा, मा। चलिए, उच्चारण एकदम क्लिष्ट होना चाहिए आपका, तभी आपको समझ आएगा ये सब क्या हो रहा है। चलिए अब आ जाते हैं अपने 20वें प्रश्न पर। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलम्बन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता? कौन नहीं हो सकता? रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलम्बन कौन सा नहीं हो सकता? सोच कर बताएं। देवता, पुत्र, गुरुजन, ईश्वर। कौन सा नहीं हो सकता? ठीक है, तो भक्ति रस। आप भक्ति किसकी करते हैं? देवता की करते हैं? जी हाँ। देवता की करेंगे? जी करेंगे। गुरुजन की करेंगे? जी हाँ कर सकते हैं। ईश्वर की करते हैं? जी हाँ करते हैं। तो क्या पुत्र की कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप देखते भी हैं कि पुत्र की भक्ति रस का आलम्बन निम्नलिखित में से नहीं हो सकता, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा इसका? पुत्र। तो रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलम्बन पुत्र नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। कुछ प्रश्न लॉजिक पर भी डिपेंड करते हैं, ये भी ध्यान रखें। अब आ जाते हैं अपने 21वें प्रश्न में। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो ये अनेक शब्द का एक शब्द का वाला प्रश्न है। तो असूत्र, अजन्मासूत्र, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु। तो अजसूत्र, असूत्र, अजन्मा शत्रु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु। सोच कर बताएं। उत्तर बहुत सरल है, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया। नाम भी आपने सुना होगा ये। तो अशत्रु होगा तो नहीं, अजन्मा शत्रु होगा तो बिल्कुल नहीं, अज्ञात शत्रु होगा तो नहीं। उत्तर क्या होगा? अजात शत्रु। यही उत्तर लगा रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? हमारे आते हैं अपने 22वें प्रश्न पर। घनिष्ठता का शुद्ध रूप में निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए, मुझे पढ़ने में भी तकलीफ हुई कि मैंने कहा ये क्या लिखा है। तो घनिष्ठता का शुद्ध रूप क्या होगा? घनिष्ठता, घनिष्ठित, घनिष्ठता, घनिष्ठता। सोच के बताएं और मेरा सही करें कि ये क्या गलत लिखा हुआ है भैया, ये सब क्या लिख दिया गया है आजकल ना। तो घनिष्ठता का शुद्ध रूप क्या होगा? धनिष्ठता, घनिष्ठता। देखिए यहाँ धा लगा है, एकदम छोटा सा अंतर है, ध्यान देखिए। यहाँ लिखा है धनिष्ठता, घनिष्ठ, घनिष्ठता, घनिष्ठता, ठीक है। तो बहुत ही, एक है नी, यहाँ ठा है, यहाँ ता है, तो बहुत छोटे से अंतर हैं। एक गलती की आपका 1 नंबर या 2 नंबर गया, तो इसको और गया, साथ में आपका 0.33 का नेगेटिव भी लेके गया। तो कितना खतरनाक है, सोच के बताइए उत्तर। तो ना ही घनिष्ठत होगा, ना ही धनिष्ठत होगा। अब इनमें से सोच के बताइए। देखिए सब बराबर है, घनी है, ता है, अंतर क्या है? इधर ठा है, इधर क्या है आपका? ठा, और इधर क्या है आपका? टा। तो क्या होगा? टा वाला होगा कि ढा वाला होगा? सोच के बताइए। तो कौन सा होगा? आपका ठा वाला होगा, ठीक है। घनिष्ठता, ठीक है। घनिष्ठता मित्र होती है ना, घनिष्ठ मित्र है मेरे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? 23वें प्रश्न पर मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इससे, उन्होंने, ठीक है। तो सोच के बताइए उत्तम पुरुष का जोड़ा कौन सा होगा? उत्तम पुरुष का जोड़ा, ठीक है। उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखिए, व्यक्ति सबसे ज़्यादा उत्तम किसे मानता है विश्व में? अपने को ही मानता है। खुद को ही तो सबसे ज़्यादा उत्तम मानते हैं आप, सीधी सी बात है भाई। सबसे अच्छा कौन है? आप हैं, आप, ठीक है। खुद को व्यक्ति मानता है। तो
उत्तम कौन है? क्या तू उत्तम है? नहीं। इससे उन्होंने उत्तम है? नहीं। क्या वह वे उत्तम है? नहीं। मैं और हम उत्तम है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष वाला जोड़ा मैं हम है जिन शब्दों को बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उत्तम वही है। कौन है उत्तम? हर व्यक्ति अपनी नज़र में उत्तम ही होता है, तो इसको से रिलेट करके याद रखिएगा। मैं हम उत्तम हैं, आप भी उत्तम हैं, हर व्यक्ति उत्तम है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने 24वें प्रश्न पर। क्या है? कटोरे भर उसने खीर खाई। कटोरे भर उसने खीर खाई वाक्य में अनुबद्ध संबोधन बोधक संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? कटोरे भर उसने खीर खाई वाक्य में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय बताना है। अनुबद्ध संबोधन संबंध बोधक अव्यय बताना है। बताइए ध्यान से। कटोरे भर उसने खाई। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा उत्तर? अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? किसमें? कटोरे भर उसने खीर खाई। कटोरे भर उसने खाई, क्या उत्तर होगा? क्या कटोरे है? तो नहीं। क्या खाई है? तो नहीं। भर और उसमें उसने में कौन सा है? तो उसने भी नहीं। उत्तर क्या होगा? भर। ठीक है, तो भर क्या है? एक अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय होता है। चलिए अब अपने आखिरी प्रश्न पर आते हैं। आखिरी प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे। आखिरी प्रश्न क्या कहता है? कुल का अर्थ वंश होता है, ये तो आपको पता है। कुल ना, कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कूल का अर्थ क्या होता है? कूल का अर्थ। ठीक है, कूल का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, अब अंग्रेजी, आप लोग अंग्रेज हो चुके हैं, मुझे तो उम्मीद है आप लोग अंग्रेज बन चुके हैं। ना हिंदी प्रॉपर आती और ना ही अंग्रेजी प्रॉपर आती, लेकिन आपको कूल का अर्थ मालूम होगा। कूल क्या है? वही ठंडा ठंडा वाला होगा। अब सोच के बताइए उत्तर क्या है? गर्म, किनारा, खूंटी, नैपुण्य। अंग्रेज लोग हैं आप लोग, मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि हिंदी आपको प्रॉपर आती है। तो अगर इसका उत्तर दे दीजिए, मज़ा आ जाए। कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, इसका उत्तर आ गया तो आप, मैं मानूंगा आप भारतीय हैं, आपको हिंदी आ रही है। कुल का अर्थ होता है वंश, लेकिन कूल का अर्थ क्या होता है? क्या कूल, कूल गाय बोलते नहीं, ये बड़ा कूल गाय है, तो वो वाला है क्या? तो क्या गर्म है क्या? किनारा है क्या? खूंटी है क्या? नैपुण्य है क्या? उत्तर दे दीजिए, मज़ा आ जाए। 25वें प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जाते हुए ज़रूर बता दीजिएगा कि इतने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इससे हमें पता चलता है कि आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। उसी प्रकार हम, अगर प्रश्न आप ज़्यादा कर पा रहे हैं तो हम कठिनाई बढ़ाएं, अगर आप प्रश्न कम कर पा रहे हैं तो कठिनाई को हम घटाएं। ठीक है, तो जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए कि उत्तर क्या होगा। कूल का अर्थ क्या है? क्या गर्म है? तो बिल्कुल नहीं। खूंटी है? तो बिल्कुल नहीं। नैपुण्य है? तो बिल्कुल नहीं। उत्तर क्या है? किनारा। ठीक है, तो कूल का अर्थ क्या है? किनारा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने सारे प्रश्न सही किए होंगे। 12 बजे हमारी क्लास होती है, ज़रूर जोड़ा करिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। जाते वक्त अब जैसे भी है लिंक कॉपी करिए और अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।